क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। सो देखो दोनों कंपनीज जो है होल्डिंग और सब्सिडरी, इनका कॉन्सेप्ट समझो। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये, देखो दोनों ये जो होल्डिंग है सब्सिडरी है ये दो कंपनीज के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। अब वो रिलेशन कैसा है वही डिसाइड करेगा कि वो होल्डिंग कौन सी है और सब्सिडरी कौन सी है। यू विल कॉल इट अ होल्डिंग कंपनी व्हेन द कंपनी दैट जिसके रिलेशन में वो है दैट इज द सब्सिडरी ऑफ इट। दिस इज बेसिकली द टेक्निकल, नॉट सो टेक्निकल डेफिनेशन जो तुम बोल सकते हो कि होल्डिंग तो आप उसी को बोलोगे जो जिस रिलेशनशिप में वो जिस जो होल्डिंग बोल रहे हो। दूसरी वाली क्या है, सब्सिडरी है, तो वो अपने आप क्या बन जाएगी, होल्डिंग बन जाएगी। अब ये होल्डिंग कंपनी करती क्या है, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कंट्रोल करती है, फर्स्ट चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो पहली चीज़ बीओडी की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है। दूसरा, वोटिंग पावर टोटल जो भी है उसका मोर देन हाफ उस होल्डिंग कंपनी के हाथ में होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम करते हैं जिससे इनके फीचर्स भी हाईलाइट हो जाएंगे। देखो होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 गवर्न करता है, उसके लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 और 87। ठीक है, कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी के मैनेजमेंट को। सब्सिडरी कंपनी ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं करती है मैनेजमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, बल्कि खुद कंट्रोल होती है बाय दी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है उसको आप पेरेंट कंपनी बोलते हो, उसके लिए ऐसा कोई नाम नहीं है। तो जो भी सब्सिडरी कंपनी है उसके जितने भी शेयर्स होंगे उसके मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं किसके पास होते हैं, होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। ठीक है, और अगेन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। वोटिंग पावर भी मैंने बताया मोर देन हाफ होता है होल्डिंग कंपनी के पास, सब्सिडरी के पास वोटिंग पावर नहीं होता होल्डिंग कंपनी में। देन सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इज नेवर कॉल्ड सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी। समझो इस चीज़ को, एक होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, अब उस सब्सिडरी को तुम इसकी किसी और सब्सिडरी का सब्सिडरी नहीं बोल सकते। मतलब इसकी 3 सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी 1 2 और 3, तो सब्सिडरी 2 इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 3। समझ गए, मतलब वो बस तीनों एक लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं, एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं है, राइट। बट एक सब्सिडरी की भी सब्सिडरी कंपनी है तो वो होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। मतलब अगर S1 इज द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी H, S2 is the subsidiary of S1, then S2 is also the subsidiary of H। क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, देन शेयर्स हेल्ड एंड पावर एक्सरसाइजेबल, अगेन होल्डिंग कंपनी की जो शेयर्स हैं और पावर्स हैं वो खुद की हैं, बट अगेन सब्सिडरी कंपनी में वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स और पावर्स है। ठीक है, इट इज़ एक्सरसाइजेबल बाय द होल्डिंग कंपनी। पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द मेजॉरिटी और ऑल द डायरेक्टर्स, सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स या मतलब अपॉइंट करना या रिमूव करना मेजॉरिटी को या सबको, होल्डिंग कंपनी के पास वो पावर होती है, सब्सिडरी कंपनी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। देन होल्डिंग कंपनी एक प्रोविजन होता है दैट इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड पिक्चर ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरी कंपनीज। मतलब मान लो 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं एक होल्डिंग कंपनी की, तो इन तीनों की पिक्चर, कंसोलिडेटेड पिक्चर प्रेजेंट करनी होती है इस होल्डिंग कंपनी को, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगेन सब्सिडरी कंपनी के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो ये हो गया सब्सिडरी एंड होल्डिंग। इसके बाद एक आती है आपके पास डॉर्मेंट, डॉर्मेंट या इनएक्टिव कंपनी। देखो ये क्या है, सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसके प्रोविजंस हैं जो बेसिकली ये बताते हैं डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आइदर पब्लिक या प्राइवेट रजिस्टर हो रखी है एंड इट इज़ फॉर्म्ड फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड सम एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि वो अभी फंक्शनिंग के लिए नहीं है, वो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है कंपनी। अभी वो डॉर्मेंट स्टेज पे है, यानी एक तरह से स्लीपिंग स्टेज पे, इनएक्टिव स्टेज पे है। या इट इज़ फॉर्म्ड टू होल्ड सम एसेट, कि बस सिर्फ एक एसेट होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए वो है, अदरवाइज उसका एज सच कोई एक्टिव रोल नहीं है, कुछ काम नहीं है। इट इज़ नॉट लिस्टेड बिकॉज अगेन स्टॉक मार्केट में उसके कोई वो नहीं हो रही ना, लिस्टेड नहीं है। इट इज़ इनएक्टिव कंपनी, क्यों, इसको ध्यान से समझना। इट इज़ नॉट कैरिंग बिजनेस
ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, पहली चीज़। इफ़ इट इज़ कैरिंग अ रेगुलर बिजनेस, इट हैज़ नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स, दूसरी चीज़। और इट इज़ नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। हो सकता है बिजनेस ही कैरी नहीं कर रही लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, हो सकता है अगर बिजनेस कैरी कर रही है तो जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइल नहीं कर रही लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, या अगर कर भी रही है तो वो जो जिस ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इन केसेस में इन केसेस की वजह से आप बोल सकते हो कि ये क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी होती है। ठीक है। देन एक और चीज़ होती है, डोरमेंट कंपनी जो है 5 साल के लिए एज ए डोरमेंट कंपनी मैक्सिमम काम कर सकती है, उसके बाद उस इट हैज़ टू एक्वायर एक्टिव स्टेटस, इनएक्टिव से एक्टिव उसको होना पड़ेगा, 5 साल से ज़्यादा डोरमेंट कंपनी नहीं चल सकती। ठीक है। अगर वो 5 साल के बाद एक्टिव स्टेटस एक्वायर नहीं करती तो अगेन उसका रजिस्ट्रार जो है वो उसका नाम ही हटा देगा कंपनी का रजिस्टर से। ठीक है, मतलब वो कंपनी उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरी चीज़, आपको डोरमेंट कंपनी अगर बनानी है तो उसका एक स्टेटस, डोरमेंट स्टेटस एक्वायर करना होता है, वो भी रजिस्ट्रार से करना होता है। उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ई फॉर्म MSC1 में, MSC मिसलेनियस के लिए होता है। ठीक है। अब ये रजिस्ट्रार जो है आपको सर्टिफिकेट देता है, किसका, इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिकली डोरमेंट स्टेटस आपको एक्वायर करने का अपॉर्चुनिटी देता है वो रजिस्ट्रार MSC2 में। अब MSC3 में क्या होगा, एनुअल रिटर्न्स, और जो एनुअल रिटर्न्स है वो कंपनी जो है फाइल करेगी ऑन या बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर ई फॉर्म MSC3 में। ठीक है। अगेन एक और चीज़, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है ई फॉर्म MSC4 में, अगर उससे एक्टिव स्टेटस एक्वायर करना होता है। ठीक है। तो MSC1 2 3 4 चारों की चीज़ें आपको समझ में आएगी होंगी। आपको 1 में क्या किया था आपने, आपने एक्वायर किया था डोरमेंट स्टेटस। 2 में क्या किया था, सर्टिफिकेट मिला था डोरमेंट स्टेटस बाय द रजिस्ट्रार। 3 में क्या किया था, रिटर्न्स फाइल की थी। और 4 में क्या किया था, एक्टिव स्टेटस एक्वायर करने का एप्लीकेशन था। ठीक है। देन रजिस्ट्रार जो है वो अगेन डोरमेंट स्टेटस आपको देता है, जैसे मैंने बोला कौन से में देता है, अगेन MSC2 में देता है। अब ये क्यों नहीं, कब देता है, जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है। वो कंडीशंस कौन सी हैं, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, यानी सारे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल एक चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज, मतलब बेसिकली जो कंपनी है बड़ी सुधरी सी होनी चाहिए, कोई भी उसने गलत काम नहीं करे हो, कि कोई भी टैक्स देना अभी बाकी नहीं है, टैक्स के आउटस्टैंडिंग कोई ड्यूज़ अभी नहीं है, वर्कमैन के कोई ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग अभी नहीं है, या कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी तरीके का आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, कंपनी ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं किए हैं जिसकी अभी पेमेंट करनी बाकी है। ठीक है। या कोई भी उसने कंपनी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या केस कुछ भी नहीं चल रहा है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन केस, तो कंपनी के अगेंस्ट कुछ ऐसा, मतलब बेसिकली बिल्कुल क्लीन कंपनी है ना, क्लीन चिट मिल रखी है उस कंपनी को, कोई दाग धब्बा नहीं है बेसिकली, तो उनको आप एक्वायर करके देते हो डोरमेंट स्टेटस, अदरवाइज आप नहीं दोगे। ठीक है। अगेन ये भी है कि है ना, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए अमंग द मैनेजमेंट, मैनेजर्स, प्रमोटर्स, अगेन साफ़ सुथरी कंपनी अच्छे से चल रही है। अब इसमें एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, डोरमेंट कंपनी को हमेशा BOD मीटिंग्स 2 होल्ड करनी ही होती हैं विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि 6 महीने बाद एक मीटिंग, फिर 6 महीने बाद एक मीटिंग। ऑल्सो दोनों मीटिंग्स के बीच का गैप जो है वो 90 दिन से ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों मीटिंग्स आपने विद इन 3 मंथ्स कर दी, दोनों मीटिंग्स, है ना, 3 मंथ्स या 90 डेज एक ही बात। एक चीज़ और होती है कि ऑल्दो ये गवर्नमेंट है, स्टेटस इसका इनएक्टिव है, लेकिन फिर भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए जितने एक्चुअल कंपनी के होते हैं, यानी कि पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जो कि नॉर्मल कंपनी में अलाउड होता है वो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि वहाँ अलाउड नहीं। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। देखो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये सब आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगेन आपको एक क्वेश्चन अगर आता है गवर्नमेंट पे और आपको लिखना है 5-10 नंबर के हिसाब से जितने का भी क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारे प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे तभी वो 5 नंबर मिलेंगे, है ना। आप नॉर्मल बेसिक सी डेफिनेशन लिख दोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे आपको पूरे नंबर मिल जाए, वो नहीं होगा। ऑलराइट। इज़ वन मैन कंपनी परफेक्टली वैलिड। देखो यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज आते हैं। वन मैन कंपनी का ये भी मतलब है कि एक कंपनी जिसको बेसिकली एक ही आदमी चला रहा है, इसको आप OPC, अगर आपको याद हो मैंने एक बताया था 1 पर्सन कंपनी, डिटेल में बाद में करेंगे, बट अभी ये समझ लो कि 1 पर्सन कंपनी ऐसी टाइप की कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर अलाउड होता है और वही कंपनी को रन करता है, वही सब कुछ होता है उस कंपनी का। लेकिन वन मैन कंपनी का एक और मतलब भी होता है कि जो भी कंपनी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स की वजह से कि वो एक ही बंदे के पास हैं, या कुछ भी ऐसा है सिनेरियो जिसमें वो बेसिकली मेन कंपनी एक ही बंदा चला रहा है,
समझ रहे हो, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स कैपिटल उसी के हाथ में होती है, या मेजर जो सारे काम है वो वही कर रहा है, बाकी सिर्फ जो है वो छोटे मोटे नंबर ऑफ शेयर्स लेके सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कि हाँ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो उसकी वजह से बस है, नाम नाम के हैं मेंबर्स, बाकी चला एक ही बंदा रहा है पूरी कंपनी। सो ये भी एक दूसरा मतलब आता है, तो इन दोनों को आपने बता देना, ठीक है। पहले तो आप वो बता दो कि यस, जो मैंने दूसरा अभी बताया ना कि एक मेजॉरिटी वाला शेयर्स वाला, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपको याद हो सैलमन वर्सेस सैलमन का जो केस किया था, उसमें भी यही था ना कि मेजॉरिटी शेयर सैलमन के पास थे। सो बाकी फैमिली मेम्बर्स ने तो बस लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए शेयर्स ले रखे थे। सो इसमें आप ये लिख सकते हो, ये केस का एग्जांपल भी ले सकते हो। ऑल्सो अगर आपको याद हो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड कंपनी, ये जो भी थी, इसका भी एक केस किया था, है ना, कि वाइफ ने बाद में क्लेम किया था कि भैया अगर मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया बट फिर भी चाहे मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास थे, एक शेयर मेरे पास भी था, सो मेरे को भी कॉम्पनसेशन उसका मिलना चाहिए। तो उसमें भी क्या था, मेजॉरिटी शेयर्स ली के पास थे, मिस्टर ली के पास, है ना। सो लेकिन ये वाली वन मैन कंपनी जो है इन तरह की, जिसमें बाकी सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए शेयर्स होल्ड करते हैं, मेन एक ही बंदा चला रहा होता है कंपनी। सो दिस इज़ इट परफेक्टली वैलिड? येस, इट इज़ परफेक्टली वैलिड। ये दो एग्जांपल्स आपने दे दिए, ठीक है। देन ओपीसी का एग्जांपल दे सकते हो कि वन मैन कंपनी इज़ परफेक्टली वैलिड बिकॉज इट इनकरेजेस फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ, कि ऑब्वियसली कंपनी बनेगी तो कैपिटल एंड ग्रोथ तो होएगी ना। मोर ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आल्सो सपोर्ट्स द गिवन स्टेटमेंट, बिकॉज ओपीसी में भी यही होता है कि ओनली वन पर्सन इज द मेंबर ऑफ द कंपनी। सो ओपीसी ऑब्वियसली क्या है, परफेक्टली वैलिड कंपनी है, इसलिए वन मैन कंपनी इज अ परफेक्टली वैलिड कंपनी, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली अगर मार्क्स के हिसाब से डिस्कस कर देना, अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है तो ये दोनों केस आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, और ओपीसी के बारे में तो लिखोगे, ठीक है।